गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम्स चैप्टर 3 की। तो आज इसका लास्ट टर्न होगा। प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 6 होगा, 7 होगा, 6। तो इसकी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा टाइम हमने दिया है, वो इसलिए क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल श्योर आता है। तो अरिहंत चैप्टर वाइज पेज नंबर 35 तक बता दिया था हमने। पेज नंबर 97 है। क्लास 12th रिवीजन चैप्टर 3 प्रॉब्लम्स का लेक्चर 6। देखिए, 36, 37, 40 तीनों यही हैं, एक जैसे। 36, 37, 40 ये हमने टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन। 36, 37, 40 तीनों एक जैसे। दो सेल लगे हुए पैरेलल में, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गया? देख लो। तो दो सेल पैरेलल में लगे हुए हैं। हमसे क्या पूछा है? नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोज इससे कितनी करंट चली? I1। इससे कितनी चली? I2। हम कैपिटल आई ले रहे हैं, आप चाहो तो स्मॉल आई ले लो। PD दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में PD सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। सीरीज में क्या सेम होता है? पैरेलल में क्या सेम होता है? PD। ये 3 बार आया है, 1-2 बार और भी आया है ये, ठीक है। 3 बार प्रूवमेंट आया, वो भी 3-3 नंबर में। तो सुनिए, I1 निकालेंगे, सॉरी पहले V1 निकालो। V पहले सेल के लिए V = E1 माइनस I1 R1। ये किसके लिए हो गया? फर्स्ट सेल के लिए। सेकंड सेल के लिए क्या हो जाएगा? V = E2 माइनस I2 R2। समझे? ये फर्स्ट सेल के लिए और ये सेकंड। V दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों किसमें? पैरेलल में, ठीक है। इससे हम I1 निकालेंगे, इसको इधर ले आओ। तो I1/R1 = E1 माइनस V, यानी I1 हो गया आपका E1/R1 माइनस V/R1। I1 आ गया। इसी तरह इससे निकालो I2R2 = E2 माइनस V। V क्यों सेम है? सबको समझ आया? क्योंकि दोनों किसमें? पैरेलल में। तो I2 कितना आ गया आपका? E2/R2 माइनस V/R2। R2 से डिवाइड कर दिया। टोटल करंट निकालो। I = I1 प्लस I2। भाई I1 इससे, I2 इससे, जो भी रेजिस्टेंस जोड़ा होगा उसमें कितनी करंट जाएगी? I1 प्लस I2। क्लियर? E/R2 E2/R2 माइनस V/R2। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अब साथ में लिख लो। तो क्या आ गया ये? E1/R1 प्लस E2/R2। V कॉमन ले लो, माइनस V दोनों से। 1/R1 माइनस 1/ माइनस नहीं प्लस, माइनस V कॉमन लेंगे ना दोनों से तो प्लस नहीं हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ। तो V 1/R1 प्लस 1/R2 = क्या आ गया? E1/R1 प्लस E2/R2।
और आई उधर चला गया। v निकालना है हमें, क्या निकालना है? v, दोनों को डिवाइड कर दो तो v इक्वल टू क्या हो गया? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। या एलसीएम लेंगे, यहाँ लेने की जरूरत नहीं, यहाँ ले लो। R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, R1 R2 कहाँ जाएगा? ऊपर। यानी v इक्वल टू हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये क्या आ गया? माइनस आई, और R1 R2 कहाँ जाएगा? ऊपर, अपॉन R1 प्लस R2। अब इमेजिन करो कि जो काम ये दोनों सेल मिलकर कर रहे हैं वही काम ये सेल अकेले कर रहा है। यानी ये जो सेल है ये इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट है। समझ गए? अब भी नहीं समझे? जैसे दोनों मिला के कितनी करंट दे रहे हैं? आई। ये अकेले कितनी करंट दे रहा है? आई। जो काम ये दोनों मिल के कर रहे हैं वही काम ये सेल अकेले। तो यानी इस सेल का जो ईएमएफ होगा वो इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट। इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी इन दोनों का रिजल्टेंट। समझ गए? इसके लिए V की वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E माइनस आई आर। इक्वेशन नंबर 4। इसको डालो 3, इसको डालो 1, इसको डालो 2। समझ गए? अब जरा कंपेयर करो। V के इक्वल V के, जो इस सेल का PD होगा वही इस सेल का होगा, वही इनके रिजल्टेंट का। जहां पे E लिखा है वहां पे ये नेट ईएमएफ हो गया, और ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों आ गए। नहीं समझे? अरे ईएमएफ जहां E लिखा वहां पे ये है। देखो V की जगह V, इक्वल की जगह इक्वल, और जहां पे E लिखा है वहां पे ये लिखा हुआ है, और जहां पे R है वहां पे ये। समझे? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या आ गया? E का फार्मूला E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट स्मॉल r, देखिए इंटरनेट नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, जहाँ पे R लिखा है वहाँ क्या लिखा है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, R को इसका उल्टा कर दोगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। पैरेलल में तो वही तो हो गया होगा। ऐसे किया गया। अब प्लेटों के बीच का PD भी पूछा है, PD ये लिखा हुआ है। इक्वेशन 3 क्या है? प्लेटों के बीच का PD, चाहे वो E1 सेल हो चाहे वो E2। 3 बार आया है 3 मार्क्स में, 3 बार 3 मार्क्स में। ठीक है? नहीं समझे? 3 बार। ठीक है? नोट करें। नेट ईएमएफ कैसे निकालते हैं अच्छी तरह ध्यान से समझ के। जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं वीडियो को रिवाइंड करके नोट करें। तो ये दोनों सेल पैरेलल में हैं, और पैरेलल में PD क्या होता है? सेम। और V का फार्मूला क्या होता है? E माइनस आई आर, जिसमें सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। डिस्चार्ज ही तो हो रहा है। ये तो पता ना, अगर +2 प्लेट से करंट निकल रही है मतलब सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। और +2 प्लेट में एंटर कर रही है तो सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। ठीक है? 36, 37, 40 तीनों का यही, तीनों में है ये 36, 37, 40। पेज नंबर 97। समझ गए? तो जितनी करंट ये दोनों मिलके दे रहे हैं उतनी करंट ये अकेले दे रहा है। इन दोनों का PD कितना है? V। इसका भी PD कितना है? V। यानी जो काम ये दोनों सेल मिलके कर रहे हैं वही काम ये सेल अकेले कर रहा है। तो रिजल्टेंट नहीं हो गया ये? अगर ये दोनों का काम अकेले कर रहा है तो दोनों का क्या हो गया? ये रिजल्टेंट। जो काम 100-100 के 2 नोट मिलके करते हैं वही 200 का नोट अकेले करता है। तो 200 का नोट रिजल्टेंट नहीं हो गया?
तो जो रिजल्टेंट सेल का ईएमएफ होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखो जहाँ पे ई लिखा है रिजल्टेंट के लिए वहाँ पे ये है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। देखो आई आई इक्वल हो गया, यानी ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नेट ईएमएफ हो गया, वी वी के इक्वल 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 के इक्वल 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 के इक्वल, ये ई की जगह ये हो गया और आर की जगह ये हो गया। अब दोनों का पीडी पूछा है तो दोनों चाहे ये से लो चाहे ये से लो, पीडी ये। समझ गए? तो 3 क्वेश्चन होगा इसमें। 36 देखिए 36 में क्या पूछा था, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। 37 में भी यही है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और पीडी। ठीक है, ये पीडी 40 तीनों एक जैसे। अब क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं 38। इरेज करें क्वेश्चन नंबर 38। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 38। A storage battery is of EMF 8 volt and internal resistance 0.1 ohm is being charged। कोई भी बैटरी या सेल कब चार्ज होता है, जब पॉजिटिव प्लेट से करंट उसमें निकले नहीं, एंटर करे। याद है, जब पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलती है तो हम क्या कहते हैं, सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और डिस्चार्ज के समय V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। अगर पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर हो रही है तो हम क्या कहते हैं, सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तब क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू E प्लस आई आर। अब भी नहीं समझे? तो इस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। पॉजिटिव प्लेट से अगर करंट निकल रही है तो सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी V इक्वल टू E माइनस आई आर। पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर हो रही है यानी सेल चार्ज हो रहा है, यानी V इक्वल टू E प्लस आई आर। क्वेश्चन नंबर 38। A storage battery is of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged। तो EMF कितना है, 8 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम। इसको चार्ज किया जा रहा है, यानी इसके अपोजिट में क्या किया गया होगा, एक हैवी वोल्टेज की बैटरी लगाई गई होगी। कितना सोर्स लगाया गया, 120 वोल्ट, और साथ में इसके ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये साथ में रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं और हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे कि करंट कंट्रोल में रहे, यानी कम रहे। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे और हैवी सोर्स इसके अपोजिट में लगा दोगे तो केवल कौन सा रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल, तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे तार सब जल जाएंगे और ये जिसको चार्ज करो वो फूंक भी सकता है। इसलिए जब भी चार्ज किया जाता है जिस सेल या बैटरी को, उसके सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, समझ आया, सेफ्टी के लिए, ताकि वो करंट को कम बनाए रखे। भाई हैवी वोल्टेज लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में तब तो वो चार्ज होगा, और कहीं तुमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो रेजिस्टेंस का काम केवल कौन करेगा, इंटरनल, जो कि बहुत थोड़ा होता है।
तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ गए? तो ऐसे करंट चल रही है। अब ये देखो सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर कर रही है क्योंकि उससे हैवी सोर्स से लगा दिया, 120 वोल्ट के द्वारा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो करंट निकालो। करंट कैसे निकलेगा, नेट ईएमएफ कितना हो गया, नेट ईएमएफ ई डैश मान लो 120 माइनस 8 112। क्लियर, निकालो। आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई कितना हो गया 112, कैपिटल आर कितना है 15.5 और ये कितना है 0.5। इसमें स्मॉल आर दिया नहीं है, जिसमें स्मॉल आर नहीं दिया तो उसमें क्या करते हैं, निग्लेजिबल। जिस सेल का स्मॉल आर ना दिया जाए ना पूछा जाए, निग्लेजिबल। ठीक है, यानी कितने एम्पियर करंट आ गई, 7 एम्पियर। 16 7 जा 112, नहीं समझे, 7 एम्पियर करंट आ गए। अब V निकालो, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। E कितना है 8, I कितना है 7 और R कितना है 0.5। 3.5 प्लस 8 11.5 आंसर। ठीक है, क्या क्या पूछा है हमसे। तो फर्स्ट पार्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ड्रॉ हो गया। सेकंड पार्ट वोल्टेज पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। थर्ड पार्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन द सर्किट, हमने बता चुके हैं। सर्किट के सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस यहाँ तो ओम में लगाया गया है, जबकि एक्चुअल में किस में लगाते हैं, किलो ओम में। समझ गए, क्योंकि हमें हैवी वोल्टेज लगाना पड़ता है। अगर हम ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो केवल रेजिस्टेंस का काम केवल कौन करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि बहुत लो होता है, यानी करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे तार सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। जिस बैटरी को चार्ज कर रहे हो वही फूक जाएगी। समझिए, इसलिए सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। समझ गए, तो क्यों कहेंगे, क्यों लगाते हैं, जिससे कि करंट कंट्रोल में रहे और सर्किट आपका मतलब बर्नआउट ना हो, बर्न आउट ना हो। समझ गए, करंट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े। समझ गए, कोई डाउट। करंट ज़्यादा कर दोगे तो चार्जिंग जल्दी हो जाएगी, लेकिन फूकने के भी चांस हो जाएंगे। अभी नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 39, बेटा मैग्नेटिक पढ़ाएंगे क्या, जो पेपर में आना वो न पढ़ो है, मतलब फिर हम मैग्नेटिक मतलब बायोसोटला उसके प्रूवमेंट जो आते नहीं हैं, फिर न्यूमेरिकल जब उसके चालू हो फिर अगले के बारे में बात करना। जो आना है उसको मत पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 39, सुने। यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ है, ये 20 ओम, ये 40 ओम। सुने, ये 80 वोल्ट का सेल है, ये 40 वोल्ट का। ए बी सी डी ई एफ, ये 10 ओम। सुनिए, तो ये हमें सर्किट दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, 20 ओम और 40 ओम में करंट। बस
तो आपको पता है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं सबको हम किससे सॉल्व करते हैं, केवीएल से। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव। सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, चार्ज हो रहा है तो निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग दूसरी तरफ ले रहे हैं तो उधर ले रहे हैं तो उल्टा कर देते हैं। क्या होता है केवीएल, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। अगर इधर ले जाओगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, नहीं समझे। तो सपोज इससे चली करंट I1, I1 यहाँ तक आई, यहाँ के दो पार्ट में, सपोज इसमें गई I2 इधर मान लो, तो इसमें कितनी जाएगी I1 माइनस I2। ठीक है, और करंट मानते समय हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मान लो, समझ गए। सॉल्व करने के बाद अपने आप सही आ जाता है। ठीक है, समझ आया नहीं आया, सॉल्व करने के बाद अपने आप सही आ जाता है। ठीक, मान लेते हैं तो यहाँ से I2, इसमें I2 गई, ये इधर से I2। ठीक है, अब इधर से देखो I1 माइनस I2 आ रही है, I1 माइनस I2, इधर से I2, इधर से I1 वापस। बस ध्यान रखना, जिस सेल से जितनी करंट निकलती है वापस उतनी करंट आती है, ये नहीं कि जैसे चाहो वैसे मान लो। ठीक है, नहीं समझे। ये ज़्यादा पावरफुल सेल है क्योंकि 80 वोल्ट का है, तो पहले हम यहाँ से करंट लेके चलेंगे। I1 चली, नहीं समझ आया। बड़ी प्लेट किसको रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव प्लेट को। छोटी प्लेट किसको रिप्रेजेंट करती है, निगेटिव प्लेट को। करंट कहाँ से चलना स्टार्ट होती है, पॉजिटिव प्लेट से। ठीक है, तो यहाँ से I1 चली है, यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इसमें I2 गई, I2 जानबूझ के माना है क्योंकि ये सेल E2 है। इसमें कितनी जाएगी I1 माइनस I2, समझ गए। चाहो तो ऐसे मान लो ये I2 और I3, क्यों मानोगे, एक अननोन I1 माइनस I2 हो गया। ठीक है, इधर से I1 माइनस I2, इधर से I2 मिल गई, वापस फिर से I1। ठीक है, तो पहले हम KVL लगाने जा रहे हैं A B C D A में, यूजिंग KVL इन क्लोज लूप A B C D A, A B C D A। 20 I1 प्लस का प्लस 40 I1 माइनस I2 इक्वल टू प्लस 80। समझ गए, अभी नहीं समझे। 20 और 40, 60 I1 माइनस 40 I2 इक्वल टू 80। 3 20 से काट दो, 3 I1 माइनस 2 I2 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन में मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं और पूरे 3 मार्क्स खट से मिल जाते हैं, समझ गए। लेकिन बच्चे वो पढ़ने नहीं चाहते जो पेपर में आ रहा है, केवल उनको स्टोरी सुननी है। हाँ, फिर बात तो वही थी भाई। अगर ये इसका I1 के दो पार्ट का दो, I2 I3, फिर जाके जुड़ गए, फिर I1। बस जिस सेल से जितनी निकल रही वापस उतनी आनी चाहिए, नहीं समझे। जिस सेल से जितनी करंट निकलती है वापस उसमें उतनी करंट आती है, समझ गए। अब भी नहीं आया समझे। अब किस में लगा लो, इसमें लगा लो। FEDC से स्टार्ट कर दो, CFEDC। ठीक है, चाहे जैसे चल लो, चाहे जैसे चलो। इन CFEDC चलो लगाओ। 10 I2 माइनस 40 I1 माइनस I2 इक्वल टू प्लस 40। क्लियर, अभी नहीं आया समझे। तो कितना आ गया, माइनस 40 I1 प्लस 50 I2 इक्वल टू 40। काट दो, माइनस 4 I1 प्लस 5 I2 इक्वल टू 4। समझ गए। अब देखो ये भी 4, ये भी 4, दोनों ये इक्वल कर दो। I1 I2 में रिलेशन निकल आएगा। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 का उसमें करो, तो लंबा नहीं हो जाएगा। इससे देखो दोनों का ये सेम है तो ये सेम कर दो बस।
अरे चाहे जैसे साल करो वही आता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 3i1 माइनस 2i2, 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू माइनस 4i1 प्लस 5i2, माइनस 4i1 प्लस 5i2, ये इधर वो उधर, 7i1 इक्वल टू 7i2, यानी i1 इक्वल टू i2। नहीं समझे? अब चाहे जिसमें वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, चाहे जैसे साल करो वही आएगा। 3i1 और जहाँ i2 लिखा वहाँ भी i1 कर लो, इक्वल टू 4, यानी i1 इक्वल टू 4 एम्पियर। अगर i1 4 है तो i2 भी कितना हो जाएगा? 4। दोनों सेम ही तो हैं। अब हमसे पूछा करेंट इन 20 ओम, करेंट इन 20 ओम, 20 ओम में कितनी करंट है? i1 4 एम्पियर। करंट इन 40 ओम, 40 ओम में कितनी करंट है? i1 माइनस i2, 4 माइनस 4 कितना होता है? 0। लो दोनों में करंट आ गई, यानी इसमें कोई करंट जाएगी ही नहीं। नहीं समझे? कोई डाउट? नोट करें। कैसे करोगे समझ आया? जब 3 4 5 6 7 क्वेश्चन लगाओगे लाइन से तब एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन कोई नहीं करना चाहता है, वो चीज़ पढ़ना ही नहीं चाहता जो पेपर में आना है, बस स्टोरी सुनाते रहो। किरचॉफ का बायोसोवर्ट लॉ फिर से स्टार्ट कर दे, मतलब वो ना पढ़ाओ जो पेपर में आना है। देखो इसलिए तो बच्चे आए नहीं, क्योंकि पता है कि पेपर में यही चीज आनी है। तो 40 हम बता चुके थे, 36 37 40 तीनों एक जैसे तो थे। 41 41 यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी और डी। बी और डी के बीच क्या पूछा है? पी डी। बी और डी के बीच क्या पूछा है? पी डी। ठीक है, देखो तो करंट निकाल लो, उसमें क्या निकाल लो? करंट। और V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो देखिए 41 ये B, ये D, ये A, ये C, कितने ओम है? 2 ओम। सुनिए, ये सेल है 2 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। ये सेल है 1 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। पोलैरिटी बनाते समय ध्यान रखेंगे, ये सेल है 3 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। ठीक है, और ये सेल 1 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। फिर रिपीट कर रहे हैं, पोलैरिटी बनाते समय हमें बहुत ध्यान रखना, उल्टा एक भी सेल उल्टा बन गया तो काम बस हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज का सेल है उससे करंट लेके चलो। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, करंट को डिसाइड करते समय आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? करंट अगर गलत भी मान लोगे तो अपने आप सॉल्व करके वो करंट किस में आ जाएगी? नेगेटिव में। अब जैसे यहाँ से आई करंट चली, इसमें आई,
यहाँ पे आके दो पार्ट में क्या हुई, डिवाइड हुई। सपोज इसमें कितनी गई I1, इसमें कितनी गई I2 इधर से और I1 इधर से, इधर वापस कितनी आई I। ठीक है, फिर से देखो यहाँ से I करंट लेके चले, कितनी करंट लेके चले I। चाहो तो I1 लेके चलते, I1 लेके चलते, अगर उधर I2 गई तो इधर कितनी जाती है I1 माइनस I2, ऐसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने I ले ली, बस अब हमें I की जगह क्या लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2। अगर हमने I1 भी लिखा, I2 भी लिखा और I भी लिखा तो कितने अननोन हो जाएंगे 3, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। हाँ, तो 2 बार अननोन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नहीं समझे? चलो वही ले लो, यहाँ से I1 लेके चलो और इसमें कितनी गए I2, तो यहाँ कितनी जाएगी I1 माइनस I2। अब आया समझे? वही जैसे पिछले बार लिया था, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, चाहे जैसे लो वही आएगा। यहाँ से I1 लेके चले, I2 इसमें चलेगी मान ली, तो इस पर कितनी जाएगी I1 माइनस I2, इधर I1 माइनस I2, इधर से I2, इधर से I1 वापस। समझ गए? तो पहले हम किस में लगाने जा रहे हैं, DCBD यूजिंग KVL इन द क्लोज लूप, DCBD। चलो 3I1 प्लस 2I1 माइनस I2। पहले राउंड में कहाँ रुकते हैं R पे, और सेकेंड राउंड में कहाँ रुकते हैं सेल पे। नहीं समझे? जब हम KVL लगाते हैं तो फर्स्ट राउंड में कहाँ पे रुकते हैं R पे, और सेकेंड राउंड में कहाँ पे रुकते हैं सेल पे। ठीक है, रुक के क्या देखते हैं, करंट की डायरेक्शन। करंट अगर हमारी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, हमारे अपोजिट है तो निगेटिव। फिर से देखो, यहाँ चले 3I1 प्लस का, हम जा रहे हैं D से C, करंट भी D से C। अच्छा 1I1 रह गया, देखो 1I1 रह गया, अभी गलत हो जाता है। 1I1 प्लस का, ये भी तो है 1, और ये प्लस 2I1 माइनस I2। नहीं समझे? इक्वल टू, हाँ इस सेल का ये देखो डिस्चार्ज हो रहा है सेल +3, और वो क्या हो रहा है चार्ज -1। समझ गए? अभी नहीं समझे? सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव से निगेटिव। यहाँ उल्टा है, ये सेल उल्टा नहीं लगा है, ऐसे देख लो 3 - 1 उल्टा नहीं लगा वो। समझ आया? तो कितना हो गया 3 1 4 4 2 6 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 2, यानी 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 1। क्यों नहीं जान पाए? अब किस में लगा दो, BADB लगाओ। 2I2 1I2 माइनस 2I1 माइनस I2 इक्वल टू, देखो 2I2 प्लस 1I2 और माइनस, हम जा रहे हैं D से भी करंट आ रही है, D से भी, तो माइनस नहीं हो जाएगा। समझ आया? इक्वल टू, अब देखो ये डिस्चार्ज हो रहा है, वो चार्ज हो रहा है, अरे अपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के, तो +2 - 1। हाँ कितना आ गया देखो, ये 3 और माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 1। अब जरा देखो ये 1 1 सेम है, तो इन दोनों को सेम कर दो। क्या नहीं समझाना बेटा? दोनों का RHS क्या है, सेम है, तो LHS भी सेम कर दो। 3-4 मिनट का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में आपको कितने नंबर टाइम मिलता है, 7.5 मिनट। 1 नंबर के लिए आपको मिलता है 2.5 मिनट 1 मार्क के लिए, तो 3 मार्क्स के लिए कितना हो गया 7.5। तो अगर इसको तुम 3-4 मिनट में लगा लोगे तो इसके जो 3-4 मिनट बचेंगे वो उन क्वेश्चन में काम आएंगे जो तुम्हें थोड़ा कम आते हैं या जिनमें ज़्यादा लिखना है। समझ गए? दोनों को इक्वल करें,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या आ गया 3i1 माइनस i2 इक्वल टू 3i1 माइनस i2 इक्वल टू 5i2 माइनस 2i1, 5i2 माइनस 2i1। तो एक काम करो, ये इधर ले आओ और वो उधर जाएगा। सही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही? 3i1 माइनस i2, समझ गए? चलो कोई बात नहीं। तो क्या आ गया आपका 5i1 इक्वल टू 6i2। अब 5i1 कहीं दिख रहा है आपको? कहाँ नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर लो। चलो i1 इक्वल टू कितना हो गया 6/5i2। क्लियर? अभी नहीं समझे? अब कहाँ वैल्यू रखोगे? यहाँ रख दो, 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ गया आपका 3i1 की जगह 6/5i2 माइनस i2 इक्वल टू 1। तो कितना आ गया ये 18/5 यानी 13/5। 18/5 माइनस i2 तो 13/5 नहीं हो गया? 13/5 i2 इक्वल टू 1 यानी i2 5/13। अब i1 निकालो। i1 कितना हो गया 6/5 i2 5/13 यानी 6/13। i1 माइनस i2 कितना हो गया 1/13। अब हमसे PD पूछा है, PD बिटवीन पॉइंट्स ए बी एंड डी, PD बिटवीन पॉइंट्स B एंड D क्या हो जाएगा VB माइनस VD। कैसे पता चला VB बड़ा है? करंट इधर जा रही, हायर से लोअर। i1 माइनस i2 इंटू 2, i1 में i2 कितना निकाला हमने 1/13 इंटू 2। आंसर कितना आ गया 2/13 वोल्ट आंसर। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? कितना आंसर आया 2/13 वोल्ट। किसके बीच का PD? B और D के बीच का। समझ गए? नोट करें। i1 निकाला, i2 निकाला, i1 माइनस i2 1/13 हो गया। और इसके बीच का PD कितना हो जाएगा V इक्वल टू IR, i1 माइनस i2 इंटू 2। समझ गए? 2/13 आ गया। मानते हम यहां से I मानते तो इधर i2 हो गया, तो इधर I माइनस I या i2, हाँ i2 इधर i1 मान लो, बाद में I की जगह i1 प्लस I2, चाहे जैसे कर लो, किसी भी तरीके से करो कैलकुलेशन। देखें फोर्टी 42 में हमें कर्व ड्रॉ करना है V और R के बीच, V और I के बीच। देखें शांत रहो बेटा, मन नहीं लग रहा है। तो 42 में हमें एक कर्व ड्रॉ करना है V और R के बीच, और दूसरा ड्रॉ करना है V और I के बीच। आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है E माइनस IR। स्मॉल आई ले लो, कैपिटल आई ले लो। चलो कैपिटल आई ले लिया, नहीं स्मॉल आई ले लें, जान नहीं पाओगे IR।
ठीक है, V और R के बीच। तो पहले V और I के बीच खींचे, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। तो हम लोग V लेंगे x एक्सिस पे और I लेंगे y एक्सिस पे, ठीक है, या V y एक्सिस पे ले लो, इसको ले लो। तो V इक्वल टू क्या हो गया, माइनस R इंटू आई प्लस ई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। यानी स्लोप का काम कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, माइनस R, समझ गए। और ये इंटरसेक्शन C क्या होता है, इंटरसेक्शन एट y एक्सिस, वो E के इक्वल हो गया। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, ये V और I के बीच कर्व हो गया, ये V और ये I। क्लियर। देखो स्लोप नेगेटिव है क्योंकि एंगल 180 से ज़्यादा, सॉरी 90 से ज़्यादा, tan थीटा होता है ना स्लोप। और देखो यहाँ पे V की जो वैल्यू है वो E के इक्वल होगी। ठीक है, ये कर्व आ गया V और I के बीच। V और I के बीच हमेशा यही कर्व होता है। अब किसके बीच, V और R के बीच। ये पहले भी दोनों ग्राफ कई बार आ चुके हैं, V और R के बीच। V और R के बीच देखें, V और R के बीच तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आई की जगह E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी V इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब देखो कैपिटल R बढ़ाते जाओ तो V की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कैपिटल R बढ़ाओगे तो ये चीज़ कम होगी, जब ये चीज़ कम होगी तो ये डिनोमिनेटर कम होगा, तो V बढ़ेगा। तो कैपिटल R बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, समझे। और V कहाँ तक बढ़ सकता है, E तक, E से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है भाई। कैपिटल R का इनफाइनाइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो V की वैल्यू E के इक्वल, V E से ज़्यादा हो ही नहीं सकता डिस्चार्जिंग में, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे। और E की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, सॉरी V की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, E के। E को टच भी नहीं करेगा, वो तो बहुत क्लोज पहुंचेगा। V मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा E के नीचे रहेगा, क्योंकि V की वैल्यू E के इक्वल तब हो सकती है जब R कितना हो जाए, इनफाइनाइट। समझ गए, ये करवा गया, समझ गए। तो जैसे से R बढ़ रहा है V की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसके इक्वल हो सकती है, E के। वो भी कब होगी, जब R बहुत ज़्यादा हो जाए, इनफाइनाइट, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं हमसे, ये क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की क्या बनी जाके, इक्वेशन जिसका स्लोप निगेटिव है। समझ गए। एक न्यूमेरिकल भी इसमें, जब कैपिटल R 4 ओम है तो करंट 1 एम्पियर है, जब 9 ओम है तो 0.5 एम्पियर है। EMF और R पूछा है, ये भी कई बार आ चुका है। R1 है 4 ओम, I1 कितना है, 1 एम्पियर। R2 कितना है, 9 ओम, I2 कितना हो गया, 0.5 एम्पियर। हमसे EMF पूछा है और इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन
R1 प्लस स्मॉल आर, I2 हो जाएगा E अपॉन R2 प्लस स्मॉल आर, डिवाइड कर दो R2 प्लस स्मॉल आर अपॉन R1 प्लस स्मॉल, I1 की जगह क्या लिखोगे 1 और ये 0.5, R2 कितना 9 प्लस स्मॉल आर और ये 4 प्लस स्मॉल आर, ये 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करो 8 प्लस 2R इक्वल टू 9 प्लस R 1 ओम आ गया। अब R की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, E आ जाएगा। यहाँ कर देना है फ्रॉम इक्वेशन 1, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी I1 R1 प्लस स्मॉल आर, I1 कितना है 1 और R1 कितना है 4 प्लस 1, 5 वोल्ट आंसर। क्लियर? इससे निकालते तो भी वही आता। नोट करें क्वेश्चन नंबर 43, तो जितने भी लाइन से क्वेश्चन दिख रहे हैं 43, 44, 45, 46, 47, ये सब किसके हैं? KVL के। सब में दो दो बार KVL यूज करना, बस केवल कितने बार? 2 बार, 2 ही अननोन है। क्वेश्चन नंबर 43, ये क्वेश्चन इसमें देख लें, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि मन लग नहीं रहा तुम लोगों का। जो ना आया अपने ट्राई कर लेना, ना आया तुमसे पूछ लेना। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 109 पे, क्वेश्चन नंबर 16, 109 क्वेश्चन नंबर 16। इरेज करें, क्वेश्चन 16, पेज नंबर है 109। Two heating elements of resistances R1 and R2 when operated at a constant supply voltage V consume powers P1 and P2। जब V वोल्टेज पे चला रहे हैं तो पहला वाला जो हीटिंग एलिमेंट है वो P1 पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी P1 इक्वल टू क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन R1 और P2 कितना हो गया V स्क्वायर अपॉन R2। इससे आप R1 निकाल लो, अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो V स्क्वायर अपॉन P1 हो गया, इससे R2 निकाल लो, V स्क्वायर अपॉन P2 हो गया। शांत रहो, सेकेंड पार्ट पहले देख रहे हैं। अब इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया और आपको पता है पैरेलल में PD क्या होता है? सेम। पैरेलल में PD क्या होता है? सेम। अब कितनी टोटल पावर कंज्यूम करेंगे ये? पहले अलग अलग लगा रहे थे वोल्टेज V में, पहले हमने R1 को अलग लगाया V वोल्टेज के साथ, R2 को अलग लगाया। तब पहला जो हीटिंग एलिमेंट है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा था? P1, और जो सेकंड वाला है वो P2। इससे R1 R2 निकाल लिया, ठीक है। किसी भी डिवाइस में जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, हम उसे सीरीज में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, लो वोल्टेज पे चलाएं, हाई वोल्टेज पे चलाएं, R क्या होता है? फिक्स होता है। समझ गए? अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। अब कितना पावर कंज्यूम होगा? P' मान लो, तो इसमें मान लेते P1 हो रहा है, इसमें P2 हो रहा है। इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा? V स्क्वायर अपॉन R1। इसमें कितना कंज्यूम होगा? V स्क्वायर अपॉन R2। यानी टोटल कितना पावर हो गया? P1 प्लस P2। भाई पैरेलल में इसको भी V वोल्टेज मिलेगा, इसको भी वो वोल्टेज मिलेगा, तो इसके लिए क्या कितना पावर कंज्यूम करेगा? V स्क्वायर अपॉन R1।
इसमें वी स्क्वायर अपॉन आर टू। ठीक है, अब सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। अब कितनी पावर कंज्यूम करेंगे दोनों? अब सीरीज में कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? इन सीरीज में क्या सेम होता है? करंट, वोल्टेज दोनों को मिला के V है। इसमें क्या दोनों को V भी मिल रहा था, यहाँ क्या दोनों को मिला के V। समझ गए? अरे सोर्स तो वही है, नहीं समझे? तो R की वैल्यू क्या हो गई? R1 प्लस R2। टोटल पावर कितना हो गया? टोटल पावर P डैश मान लो, V स्क्वायर अपॉन R, दोनों को मिला करके टोटल पावर V स्क्वायर अपॉन R। अरे R का मतलब R1 प्लस R2। अभी तक इसको अकेले भी मिल रहा था, इसको भी अकेले भी मिल रहा था, लेकिन अब दोनों को मिला के भी मिल रहा है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होती है। V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसको मैं P1 P2 के टर्म्स में लाना है। किसके टर्म्स में लाना है? तो R1 R2 की वैल्यू रख दो। V स्क्वायर R1 की जगह क्या लिखोगे? V स्क्वायर अपॉन P1 और ये V स्क्वायर अपॉन P2। V स्क्वायर कॉमन ले लो नीचे से, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसल, यानी P डैश कितना आ गया? P2 प्लस P1 अपॉन P1 P2। P1 P2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये आ गया आपका। समझ गए? जब अलग अलग जोड़ रहे थे दोनों को, तो पहला P1 पावर कंज्यूम कर रहा था, दूसरा P2। फिर जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितनी पावर? P1 प्लस P2। क्यों ऐसा हुआ समझ आया? क्योंकि जब अलग अलग जोड़ रहे थे तब भी वोल्टेज भी मिल रहा था, जब पैरेलल में जोड़ा तब भी वोल्टेज भी मिला। हाँ, सीरीज में चेंज हो जाएगा, सीरीज में दोनों को मिला के भी मिलेगा, दोनों को। तो इस तरीके से, ठीक है, नोट करें। चलो, जो हमें बताने थे वो हमने बता दिए। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो पूछना, नहीं तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेट। क्या बच्चे बहुत दिनों से परिचित है, और जब मैग्नेट पे आएंगे तो फिर बात करेंगे वो ऑप्टिक्स की। प्रॉब्लम मैग्नेट की भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि प्रॉब्लम करनी ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ही पेपर में आनी है। समझ गए? हाँ, क्या कह रहे हो? कहाँ करोगे जब पिछले नहीं किया? 2 यूनिट खत्म हो गई, जब उसमें कुछ नहीं किया। क्या कह रहे हो?